अफगानिस्तान में हिंद के सहाफी का कत्ल कर दिया गया। अमन का दुश्मन तालिबान किस तरफ जा रहा है और किस तरीके से उसकी वापसी हो रही है, इस मौजू पर हम चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान एक बार फिर से कत्लो-गारतगरी का मैदान बनने जा रहा है। अमेरिकी फौज की वापसी हो रही है तो तालिबान को जुल्म करने की खुली छूट मिल गई है, यानी तालिबान अपनी तारीख दोहराने के लिए बेताब है। पिछले कुछ दिनों से इलाकों और जिलों पर कंट्रोल करके तालिबान दहशतगर्दों और अफगानी सरकार के बीच लड़ाई जारी है। आज हिंदुस्तान का एक सहाफी भी तालिबान हमले में मारा गया। सूरत हाल बेहद संजीदा है। ऐसे में हिंदुस्तान को भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तालिबान से डिप्लोमेटिक बातचीत के फिलहाल कोई मायने नहीं है, क्योंकि तालिबान अभी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मसरूफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान के बढ़ते कदम का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान तालिबान की मदद से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की नापाक चाल चलेगा? इंटरनेशनल बिरादरी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अफगानिस्तान के आवाम का मुस्तकबिल क्या है? ऐसे ही सवालों के साथ आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये अफगानिस्तान का जिम है। बैकग्राउंड में गाने की आवाज आ रही है और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये कुछ लोग कौन हैं? ये तालिबान के दहशतगर्द हैं। इस इलाके में कब्जे के बाद ये लोग इस जिम में घुसे और एक्सरसाइज करने लगे। तालिबानी दहशतगर्दों का जिम वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तालिबान के इस वीडियो को देखकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन अगले वीडियो को देखने के बाद आपका खून खौलने लगेगा। ये देखिए, धमाका हुआ। जानते हैं इस इमारत में क्या होता था? बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये एक स्कूल था, लेकिन तालिबान के दहशतगर्दों ने स्कूल को बम से उड़ा दिया। ऐसे ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक इमारत से दो लोग बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर बाद मकान जमींदोज हो जाता है। तालिबान की इन्हीं करतूतों को कवर कर रहे अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सहाफी दानिश सिद्दीकी का भी कत्ल कर दिया गया। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए हैं। दिल्ली के रहने वाले दानिश की मौत कांधार सूबे के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई। ये तालिबान हिंदुस्तान और अमन आलम के लिए बड़ा खतरा है। अगर जम्मू कश्मीर में एलओसी से दूरी नापें तो तालिबान हमसे सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान जैसा मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ आने वाले दिनों में तालिबान का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तीनों जो हैं, पाकिस्तान, तालिबान, अल-कायदा, ये मिलकर जैसे इनकी आइडियोलॉजी है, ये हमारे भारत के ऊपर कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ मिलती है, वो इस्लाम के ऊपर बेस्ड है। वो इनका एक, जिसे कहते हैं कि एक रिलीजियस जो है वो कार्ड है जो इनको जोड़ देता है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही दिनों में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। कांधार पर भी तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अफगानिस्तान के मैप पर अगर आप ध्यान दें तो अफगानिस्तान के कुल 407 जिलों में 212 जिलों पर तालिबान का कब्जा है।
यानी 52% हिस्सों पर तालिबानी राज कायम हो चुका है, जबकि सिर्फ 76 जिलों पर अफगानिस्तान की सरकार का कंट्रोल रह गया है, यानी करीब 19% इलाका सरकार के पास बचा है। और 119 जिलों में तालिबान और सरकार के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है, यानी 29% इलाके पर कब्जे के लिए अभी जंग जारी है। वाज़ेह हो कि अमेरिकी फौजियों की वापसी के बाद से ही यहाँ पुरतशद्दुद हालात हैं और तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा चाहता है, जिसके लिए अफगान आर्मी से उसकी लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान के बढ़ते कदम का हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? क्या पाकिस्तान तालिबान के साथ गठजोड़ करके हिंदुस्तान को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा? इन तमाम सवालों पर हम जवाब तलाशेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। शेख इरफान साहब हैं, एडिटर हैं जी सलाम के। संजय कुलकर्णी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही डॉक्टर फजलुर रहमान साहब है, रिसर्च फेलो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। इसके साथ ही हमारे नुमाइंदे शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का इस्तकबाल करना चाहेंगे जी सलाम पर। शोएब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। शायद आपके साथ कोई मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप बात कराना चाहते हैं इस मामले से मुतालिक, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए शबनम, सुबह से ही जब ये खबर आई उसके बाद से ही पूरा जो इलाका है जामिया नगर भी गम में डूबा हुआ है और हम दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर ही मौजूद है पिछले कई घंटों से, और परिवार के लोगों से भी बातचीत हो रही है। शम्स हमारे साथ मौजूद है, परिवार के ही सदस्य भी है और सुबह से यहाँ पर है और लगातार जो बातचीत सरकार से भी हो रही है उसके बारे में जानकारी है। शम्स, ये बताए कि क्या वालिद साहब से बात हो पाई अभी तक हुकूमत की? कितना मुमकिन आपको लग रहा है कि जो बॉडी है वो आ पाएगी? क्या चीजें अब तक हुई है? जी, मिनिस्ट्री से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गया है वाले साहब के पास, दिन में ही आ गया था, और उन्होंने उनसे कहा था कि हम अपनी तरफ से जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं पूरा इस्तेमाल करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दानिश को यहाँ पे लाया जा सके। उनके फादर ने उसके बाद मीडिया से बात भी करी थी और ये कहा था कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी शाम को भी कम्युनिकेशन आया था, उसमें भी उन्हें बताया गया है कि आप फिक्र मत करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद है कि जल्दी एक अपडेट मिलेगा कि क्योंकि अब प्रॉब्लम वहाँ के जो हालात है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो इलाका है वो तालिबान के कब्जे में है, इस तरह की इन तमाम सिचुएशन के बावजूद कितनी आप लोगों को उम्मीदें हैं और हुकूमती सतह पर जो बातचीत हो रही है उसको लेकर कितने मुतमईन आप जो परिवार के लोग हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि तालिबान के कंट्रोल में वो इलाका पूरी तरह है कि नहीं। एक रिमोट एरिया है कंधार के बाहर, तो वहाँ पे भी क्लासेस चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली अभी किसके कंट्रोल में कहना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद तो हमें पूरी है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन दिन भर लगातार रहा है दानिश के ऑफिस के जरिए भी और इंडियन गवर्नमेंट के जरिए भी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमें एक फीडबैक या अपडेट मिलेगा कि वो कब यहाँ पे पहुँच रहे हैं हिंदुस्तान। पहले उन्हें कंधार लेके जाना है या कंधार पहुँच चुके हैं या वहाँ से हिंदुस्तान कब आना है, ये दो चीज़ों के बारे में अपडेट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जो भी सरकार से बातचीत हुई, देखिए यहाँ दो तीन चीजें ऐसी है जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एक तो ये कि ये बात लगातार सामने आ रही है कि जो हुकूमत है, हुकूमती सतह पर बातचीत हो रही है, ये बात सच है, क्योंकि परिवार के लोगों से संपर्क या राब्ता किया गया है हुकूमत का, और ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो बॉडी है दानिश की उसको हिंदुस्तान वापस लिया जाए। लेकिन ये भी सच है कि वहाँ चैलेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस एरिया में क्लैश अभी जारी है, यानी कि लड़ाई वहां पर जारी है। इस तरह की भी खबरें हैं जो परिवार के लोगों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक। तो वहां से बॉडी लाना बहुत ही मतलब एक चैलेंज का काम है। लेकिन फिर भी जो सिफारत खाना है हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में, जो दूतावास है, वहां से भी लगातार राब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन लोगों से बात हो सके जहां पर बॉडी है, और वहां से बॉडी किसी तरह दूतावास तक अगर आती है उसके बाद हिंदुस्तान लाना उसको आसान होगा। तो ये तमाम सिचुएशन अभी बनी हुई है, लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आ पाई है कि इस दिन या इस वक्त बॉडी को वापस लाया जाएगा। परिवार के जो लोग हैं वो यहीं पर देखिए कि घर के बाहर तमाम जो लोग मिलने जुलने वाले या फिर जो गम में शरीक होने के लिए वो लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ एक तरीके से चूंकि जवान बेटा चला गया, इस पूरे एरिया के जो लोग हैं वो बहुत बखूबी उनको जानते थे, घर में गम का माहौल है। तो जब एक जवान बेटा शहीद होता है और इस तरीके से उसका कत्ल कर दिया जाता है, उस खानदान के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये बखूबी समझा जा सकता है। इरफान साहब, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी,
तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 2001 में जिस तरीके से तालिबान को अमेरिका ने लौटा दिया था, उसकी ताकत को कम कर दिया था, लेकिन हम देखें 2 दहाई बाद तालिबान एक बार फिर से अपने पुराने किरदार में लौटता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि साउथ एशिया को ये डिस्टर्ब करेगा, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस के हटने के बाद ये बहुत एग्रेसिव मोड में आ गए हैं और आपको ये मालूम ही होगा कि जो तालिबानी फोर्सेस हैं, जो फ़ौज है तालिबान की, वो जो घायल हो रहे हैं अफ़गान आर्मी के साथ लड़ाई करने में, जो फोर्सेस जो घायल हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट पाकिस्तान के हॉस्पिटल में हो रहा है। दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमानुल्लाह सलेह ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तालिबानियों की। तो इस तरह का जो इक्वेशंस जो देखा जा रहा है, ये एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है इस एरिया में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे बॉर्डर्स हैं और उस बॉर्डर के अंदर में इस तरह का जो एग्रेसिव मूवमेंट है तालिबानियों द्वारा, तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जॉर्ज बुश ने कहा है कि एक बहुत ही गलत मूव है अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ से हटाना। और जाहिर सी बात है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वजह से बाइडेन की ये मजबूरी रही है, क्योंकि काफ़ी रिसेंटमेंट हो रहा था, बहुत समय से, लगभग 20 साल से अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे थे, तो उनके फैमिली सफ़र कर रहे थे, कैजुअल्टीज़ भी हो रहे थे, जिसके वजह से वो काफ़ी नाखुश थे अमेरिकन गवर्नमेंट से और इस वजह से उनको वापस लिया गया। लेकिन साउथ एशियन रीजन में डेफिनेटली ये डिस्टर्ब करेगा, ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ, एक इंडियन जर्नलिस्ट जो रॉयटर्स में काम करते थे और उनको मारा गया, तो ये डेफिनेटली बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल फिक्र का ये मौजू है। और इसके साथ ही संजय कुलकर्णी साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। संजय कुलकर्णी साहब, तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ पर मैं आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहूंगी दानिश सिद्दीकी की जो डेड बॉडी है उसको लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आ सकती है? दिक्कत तो आई बहुत, क्योंकि जिस प्रकार से कंधार से भी हमारे जितने काउंसिल लोगों को वापस ले लिया गया है, उससे भी फर्क पड़ेगा। और जिस प्रकार से तालिबान जो है धीरे धीरे करके पूरे अफगानिस्तान में फैलने की कोशिश कर रहा है, हम जरूर कह रहे हैं कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं 52% भाग जो है अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में है। तालिबान खुद कह रहा है कि 85% उनके हाथ में है। अभी तक कोई खंडन कोई नहीं कर रहा है कि किसके हाथ में क्या है, लेकिन जरूर मैं कहूंगा कि इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं, और खासकर क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ खड़ा है, चाहे वो ISI है पाकिस्तान, अलकायदा है, हक्कानी नेटवर्क है, पाकिस्तान की पूरी फौज है, तो सब के सब तालिबान के साथ खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर कई एक प्रोजेक्ट्स जो खड़े किए थे, उनको अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। खासकर हेरत के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लगातार बमबारी करके, अरे बमबारी कौन कर रहा है? तालिबान। हम कह रहे हैं तालिबान, ये तालिबान नहीं, ये पाकिस्तान है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, अब आप पता चल जाएगा कि क्यों पाकिस्तान जो है फरवरी के महीने में सीज फायर चाहता था। वो इसलिए चाहता था कि हिंदुस्तान के साथ LOC के ऊपर शांति रहे और उसके सारे जितने भी फोर्सेस हैं, सैनिक हैं, वो तालिबान के साथ। ये जो इनका प्लानिंग है ये बहुत पहले से है कि किस प्रकार से पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के अंदर अपना दबदबा करेगा। और यही कारण है पाकिस्तान बार बार कहता है गुड तालिबान और बैड तालिबान। गुड तालिबान वो है जिसको ISI ने ट्रेन किया है, बैड तालिबान वो है जो खुद पठान, जो खुद तालिबान और अफगानिस्तान के हैं, जिनका शायद पाकिस्तान को बाद में पता चलेगा कि अगर तालिबान जब पूरा कब्जा करेगा, क्या वो वाकई पाकिस्तान का एक पिट्ठू बन के रहेगा या एक अपनी आइडेंटिटी रखेगा। और पठानों का जो मानना होता है, पठान जो है बिरादरी, पठान जो पश्तून वाली जो कोड ऑफ ऑनर है, उस चीज को मकसद रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि तालिबान जिस प्रकार से पाकिस्तान सोच रहा है कि वो सिर्फ उनका पिट्ठू बन के रह जाएगा, वो नहीं होगा। और आज की तारीख में तालिबान का जिस तरीके से दबदबा है, वो इंतजार कर रहे थे
2018 से बातचीत अमेरिका के साथ शुरू, उसके बाद से आज तक जिसका इंतजार तालिबान को था वो तालिबान को मिल गया है। और जिस प्रकार से कंधार के अंदर लोग कह रहे हैं हमने तो सरकार के साथ हम खड़े रहे और सरकार ने हमको छोड़ दिया और तालिबान के हवाले कर दिया, तो इस तरीके से सरकार भी धीरे धीरे मुझे लगता है अफगानिस्तान के अंदर ढीली पड़ रही है। और तालिबान जो है पाकिस्तान के, मैं कहूंगा कि कोऑपरेशन से, पाकिस्तान की पूरी मदद से इस पूरे अफगानिस्तान के अंदर दबदबा मचा। और यही कारण है कि अपने विदेश मंत्री सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान से बातचीत कर रहे हैं, रशिया से बातचीत कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं अब जो अफगान नेशनल गवर्नमेंट है, घनी साहब जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे एक तरीके से जमहूरियत लाई जाए। पर मुझे नहीं लगता है इस प्रकार से हो सकता है। तालिबान किस तरीके की जहनियत रखता है ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि तालिबान किस तरह की जहनियत रखता है। उसकी कत्लो गारत का इतिहास, तारीख हमने देखी है कि किस तरीके से उसने कत्लो गारत मचाई थी 1995 से जब वो एक्टिव हुआ और जिस तरीके से 96 में उसने काबुल तक में कब्जा कर लिया था। उस वक्त क्या आलम था, लोग पनाह मांगते थे, वहां के अफगानिस्तान की जो आवाम थी वो पनाह मांगती थी कि भाई तालिबान का राज किसी तरीके से खत्म हो और उन्हें इससे आज़ादी मिले। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? लगता है उनसे राब्ता नहीं हो पाया है। लेकिन मैं इरफान साहब आपसे समझना चाहूंगी, तालिबान को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने और नाटो फौज ने जितनी मेहनत की थी, लेकिन अब 2020 में दोहा में जो मुआहदा हुआ था उसके तहत ये फोर्सेस लौटने लगी है। लेकिन किसी मुल्क को दहशतगर्दी के हवाले कर देना, क्या ये इंसानियत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी अफ़गानियों को, वहाँ के सिटीजन्स को तय करना है, वहाँ के मिल के काम करना है। वो क्या चाहते हैं, किसकी हुकूमत चाहते हैं, किस हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन हकीकत ये है कि एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट में कहीं पे भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो जो सबसे पावरफुल मुल्क है इस प्लैनेट के अंदर में, उसकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वहाँ पे वो पीस को कायम करे, शांति को कायम करे। और इसलिए अमेरिका उस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। और अभी जो हाल फिलहाल ये देखा गया है, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात आई है कि जो तालिबानी फोर्सेस हैं वो वहाँ के रिलीजियस लीडर से ये कह रहे हैं कि जितनी भी लड़कियाँ हैं 15 साल से ऊपर और जो विडोज़ हैं 45 ईयर्स से कम की, उन सब की शादी होनी चाहिए। जो तालिबानी फाइटर्स हैं उनके साथ उनकी मैरिज कराई जाए और फिर उनको रखा जाएगा। तो इस तरह का जो एक मेंटल टॉर्चर है, जो ट्रॉमा में वहाँ पे जो लोग जी रहे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, ये तो बियॉन्ड सिविलाइजेशन है। ये मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह के फियर साइकोसिस में वहाँ के लोग जी रहे हैं। और हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरे ग्लोब में सभी लोगों को यूनिफाई हो करके ये समझने की, सोचने की, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते हैं इरफान साहब, आपने बहुत ये वाजिब सवाल उठाया है। आलमी बरादरी क्या कर रही है इस मौजू के ऊपर? कश्मीर का जिक्र होता है तो तमाम लोग इकट्ठे होकर कश्मीर के मौजू पर बात करने के लिए आगे आ जाते हैं, हिंदुस्तान को राय मशवरा देने लगते हैं कि भाई आप इस तरीके से काम करें या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अफगानिस्तान के साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तब ये लोग कहा है। तमाम में मुस्लिम ममालिक की अगर बात करूँ तो OIC इस मसले पर क्यों चुप है, क्यों नहीं आगे आके बात करता है? Absolutely yes. तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी ना। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बने हैं और तुमने आवाज उठाने का जिम्मा उठाया, तो फिर अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर क्यों चुप है? सपोर्ट कर रही है इनडायरेक्ट वे में। देखिए, हमें तो इस बात का डर है कि ये जो एरिया है अफगानिस्तान, ये सिचुएशन कहीं सीरिया जैसा ना हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली वहाँ पे किस चीज़ की खेती हो रही, कौन सा इंडस्ट्री चल रहा है। तो ये जो वेपन से यूज़ कर रहे हैं, ये वेपन आ कहाँ से रहा है, दे कौन रहा है।
तो यूनाइटेड नेशन को इस चीज़ पे निगाह रखने की ज़रूरत है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, G8 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को मॉनिटर करें, देखें। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर आपके पड़ोस में या कहीं पे आग लगी हुई है तो आप घर बैठे एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आग की लपटें आपके पास भी आएंगी। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ऐसा नहीं है कि चाइना को ये हिट नहीं करेगा या रशिया को हिट नहीं करेगा या इंडिया को हिट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फ्रैंकस्टीन की कहानी सुनी होगी। एक साइंटिस्ट ने एक फ्रैंकस्टीन बनाया था, तो वो इतना बड़ा बन गया कि अल्टीमेटली उसने साइंटिस्ट की ही ऐसी तैसी कर दी। तो जो पॉइजन को फीड करता है वो अल्टीमेटली रिटेलिएट करता है, वो बूमरैंग करता है। वो जो आप बोओगे वो आकर के आप ही को हिट करेगा। आप देख लेना, इन द नियर फ्यूचर वही होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता उसको। बिल्कुल। और तालिबान को लेकर हिंदुस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है, इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। तालिबान रिटर्न कर रहा है, वापसी कर रहा है, हिंदुस्तान इस पर किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएगा या फिर अभी वेट एंड वॉच के हालात में है हिंदुस्तान, इस पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी साहब, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या वेट एंड वॉच की हालत में है अभी हिंदुस्तान? क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रूस का, ईरान का दौरा करके आए हैं। कुछ लगता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा होगा? अब ऐसा वक्त आ गया है कि वहां पे जो स्थिति है वाकई बड़ी चिंतित स्थिति है। भारत ने अभी तक जो कुछ भी किया अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल के अंदर तकरीबन $3 अरब का निवेश, जिसमें उन्होंने उनके लिए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, अस्पताल बनाए, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, रास्ते बनाए, हर एक जगह पे, हर एक प्रोविंस में एक दबदबा है हिंदुस्तान का। यही नहीं, अगर आप देखें जिस तरीके से काबुली वाला से लेकर के आज तक हम लोगों के रिश्ते जो पठानों के साथ रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 31 लाख पठान रहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि 90 लाख आसपास हिंदुस्तान के अंदर पठान रहते हैं। तो हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो पठानों के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। यही नहीं, खान अब्दुल गफार खान जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मानित किया है, वो एक फ्रंटियर गांधी होने के नाते भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन कुछ कारण से धीरे धीरे करके हम लोगों की दूरी हो गई। लेकिन भारत के जो रिश्ते हैं वो आज भी नॉर्दर्न अलायंस, चाहे ताजिक हैं, चाहे हजारा हैं, चाहे उज्बेक हैं, जिनकी भी आबादी काफी है, तकरीबन 27% वहां पे ताजिक हैं, तकरीबन 9% हजारा और उज्बेक है, तो उन सबसे भारत के संबंध अच्छे हैं। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उनके साथ संबंध अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आतंकवाद जो तालिबान ने जिस प्रकार से क्रूरता दिखाई है, जो वो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम लोगों को ये नहीं सोचना था कि तालिबान जो है वो बिल्कुल ही एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा, नहीं, वो तो चाहते हैं एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। वो ये कह ही नहीं रहे कि हमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान चाहिए, वो तो कह रहे हैं हमें एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, और उसके लिए वो बार बार लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने यकीन करना है कि कम से कम जो अपनी LOC है पाकिस्तान के साथ, उसको हमने पक्का यकीन करना है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से नापाक हरकतें पाकिस्तान अफगानिस्तान में करेगा, चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर के हरकतें अफगानिस्तान के अंदर करेगा, उसके ऊपर हम लोगों ने नजर बहुत सख्ताई से रखनी है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो तोड़ फोड़ अभी से शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत का कोई भी चिन्ह या दबदबा अफगानिस्तान के अंदर है या लोगों को इस तरह लगे। लेकिन अब आज की तारीख में हमने सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल के अंदर जो आबादी है, आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 50% आबादी 15 साल से नीचे की है, और 15 साल से नीचे की आबादी ने इस तरह की देखा नहीं है। और काबुल के अंदर तकरीबन 42 लाख लोग रहते हैं एक कॉस्मोपॉलिटन के तौर पर, जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं। तो वो जो आबादी है उन्होंने एक अच्छे दिन देखे हैं 20 साल के अंदर। उसके अलावा जो खवातीन है, जितनी भी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी लगता है कि अगर तालिबान आ गया तो जिस तरीके से बुर्का, जिस तरीके से हरकतें, कोई हरकत नहीं करना। और यही वजह है कि अब जो वहाँ की खवातीन हैं वो भी अफगान फोर्सेस के साथ खड़ी हो गए हैं कि तालिबान के खिलाफ हम भी आपके साथ हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग कितने परेशान थे जब तालिबान वहाँ पर कायम था, उसका राज था। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे साथ डॉक्टर फजलुर रहमान साहब भी मौजूद है बात करने के लिए, उनसे बात करना चाहेंगे। फजलुर रहमान साहब,
क्या आपको लगता है कि तालिबान से किसी तरह की कोई बात हो सकती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तालिबान के साथ हिंदुस्तान कभी बात करने के लिए या दोस्ती करने के लिए राजी होगा। उसके किरदार को देखते हुए माजी में उसने किस तरीके से कत्ल गारत की है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और यही वजह है कि इसके साथ ही $3 अरब का निवेश किया गया है। 1700 हिंदुस्तानी वहां पर काम कर रहे हैं। उनका क्या होगा मुस्तकबिल में? देखिए, मैं बताता चलूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं होती है। पहली बात, आपने कहा कि बात नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपको भी पता होगा कि कुछ चीजें बैकडोर चैनल से बहुत दिन से बातचीत हो रही है, वो किस लेवल की बात हुई ये हमें आपको पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि क्या उससे बात की जा सकती है। अमेरिका जो वहां पे मुदाखलत की थी उससे 20 साल पहले ये कहते हुए कि हमको इनको एलिमिनेट करना है। आपको याद होगा जो जॉर्ज बुश जो हमारे साबिक सदर थे अमेरिका का, उन्होंने कहा था कि हम इनको जो है एक एक को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, वी विल स्मोक देम आउट। उन तक को मजबूर होना पड़ा कि वो लगातार तकरीबन पिछले 5 साल से डिफरेंट चैनल से डिफरेंट कंट्रीज के जरिए वो डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना बिल्कुल ही, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही बेजा बात होगी कि क्या हिंदुस्तान से बात कर सकता है। बहरहाल हमारा पड़ोसी देश है और आप जो है तारीख बदल सकते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदली नहीं जाती है। हम आज नहीं, कल नहीं, परसों से बात करेंगे, लेकिन हम अपनी मसलिहत को सामने रख के बात करेंगे। और हमारी मसलिहत क्या क्या है? पहली मसलिहत ये कि हमारी सिक्योरिटी सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए है, सेंट्रल एशिया के लिए है, और तकरीबन सभी ममालिक यकसा तौर पर अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न है, चाहे वो ईरान हो, उज्बेकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, टर्की हो, रशिया हो। आप ये देखिए कि पिछले जब से अमेरिका ने अनाउंस किया है कि हम अपनी फौज पूरी तरह वापस बुला लेंगे और तकरीबन 90% फौज जा चुकी है, तो जिस तरह की डिप्लोमेटिक हलचल मची हुई है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे टर्की में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे ईरान में हो, मैं आपको बताता चलूं कि हर मुल्क में तकरीबन हर रोज किसी न किसी सतह पे बातचीत चल रही है। और उस बातचीत में तालिबान एक अहम रुकन है, तालिबान एक अहम पार्टी है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि क्या हिंदुस्तान उससे बात करेगा। अभी पिछले 1-2 साल पहले मुझे याद आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है किसी रशिया या किसी एक मुल्क में बातचीत से, वहां पे हिंदुस्तान का भी एक डेलीगेशन छोटा सा अनऑफिशियल डेलीगेशन एक ऑब्जर्वर किया था। तो बातचीत तो होगी, आज नहीं करनी, लेकिन बातचीत अपने शर्त पे होगी, अपने सारे मसलिहत को सामने रख के, अपनी सिक्योरिटी को सामने रख के, और अपने लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान की जो पूरे खित्ते में, और हिंदुस्तान के साथ और भी ममालिक आएंगे। इसकी वजह यह है कि तालिबान सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, वो बजा तौर पर जो है वो सबके लिए खतरा है। जहां तक मामला पाकिस्तान की बार बात आ रही है, तो इसमें कोई नया नहीं है कि पाकिस्तान साथ दे रहा है। पाकिस्तान तो पिछले 20 साल वहां पे तालिबान की बात है, उसको पूरी उसकी पुष्पनाई उसको हासिल है। ठीक है शोएब, 1700 जो हिंदुस्तानी अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर इस कत्ल के बाद से, जिस तरह से यहाँ दानिश सिद्दीकी का कत्ल किया गया है तालिबान के जरिए, इस वाक़े के बाद से, वारदात के बाद से, क्या कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? अंदर खाने कोई बात हो रही है जो 1700 हिंदुस्तानी वहां पर हैं उनको लेकर? जाहिर सी बात है कि उनकी सुरक्षा की भी फिक्र है सरकार को, ये बात सच है। लेकिन अभी अगर दानिश सिद्दीकी के फैमिली की मैं बात करता हूं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो उनकी फिक्र सबसे ज्यादा अभी इस वक्त यही है कि किस तरह से डेड बॉडी हिंदुस्तान वापस आए। इस पूरे मामले में सुबह से ही जब से खबर आई है, नेशनल माइनॉरिटी जो कमीशन है उनके वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद भी लगे हुए हैं, सरकार से भी बात हुई है, और दूतावास जो काबुल में मौजूद है वहां से भी मेल पर एक तरीके से माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन की बात हुई, वो हमारे साथ मौजूद है। आतिफ भाई ये बताएं कि क्या सिचुएशन अभी है सरकारी तौर पर, क्या मुमकिन अब तक हो पाया है? जो दूतावास है हमारे देश का काबुल में, वहां से क्या जानकारी आई? देखिए, माइनॉरिटीज कमीशन के डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये दोनों लोग जो हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री बाला सुब्रमण्यम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ईस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक, डिप्टी सेक्रेटरी अफगानिस्तान डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिस्टर नितिन
इन दोनों लोगों से मेरी खुद की भी बात हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी माइनॉरिटीज कमीशन की भी बात हुई है। इसके अलावा हमने जो है उन्होंने हमसे कुछ डिटेल्स मांगी थी। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली क्या है कि एम्बेसी है काबुल में और ये हादसा जो हुआ है ये कंधार में हुआ है, तो वहां पर उन्होंने हमसे डिटेल मांगी थी कि भाई हमको जरा पासपोर्ट की डिटेल और जो वीजा है उसकी डिटेल भेजी जाए। तो मैं आपको दिखलाता हूं कि मैंने जो है ये डिटेल वहां पर भेजी थी। आप दिखा सकते हैं इसे क्लोज करके। जी। ये डिटेल मैंने दानिश सिद्दीकी की वहां भेजी थी दूतावास में और वहां से जो दूतावास से हमको जो रिप्लाई आया है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ। सोनाली मोहन अग्निहोत्री, एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल, काउंसलर एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल, इन्होंने जवाब दिया है द मिशन इज कॉन्स्टेंटली इन टच with the Afghan government for retrieving the body of the deceased. The area is currently under active battle between both sides. यानी कि लड़ाई वहां अभी हो रही है। We will have to wait till there is a pause in the ongoing fight. Meanwhile, we have initiated all possible channels to reach out for retrieving the body. We will keep you posted as and when more information is received. तो अफगानिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है वहां से ये सोनाली मोहन अग्निहोत्री का जवाब है कि वो लगातार वहां पर सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन अभी स्थिति वहां पर जो है वो लड़ाई की है। दो ग्रुपों के बीच में वहां पर एक बड़ी लड़ाई हो रही है, वॉर की पोजीशन है पूरी। तो उन्होंने कहा कि हमें तब तक के लिए वेट करना होगा जब तक के लिए थोड़ा सा इसमें इस सिचुएशन में। तो आतिफ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर वहां, क्योंकि आप लड़ाई अगर हो रही है दो ग्रुपों में, उसमें तालिबान और हो सकता है कि अफगान जो सरकार है उनके लोग हैं, तो मुश्किल मतलब चैलेंज बहुत ज्यादा है एक तरीके से, ये भी माना जाए। देखिए वॉर सिचुएशन में चैलेंजेस तो होते ही हैं, आप ये समझ लीजिए। और जो न्यूट्रल लोग होते हैं उनके लिए बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं। वॉर सिचुएशंस में लोगों को निकालना अपने आप में एक बड़ा काम होता है, लेकिन यह है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी इसमें लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है और मुझे यकीन है कि इसमें जरूर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वाइस चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के और आतिफ रशीद, जिनकी सीधे तौर पर काबुल में बात हुई दूतावास से, और वो ये जानकारी दे रहे थे कि काबुल में जो भारत का दूतावास है, सिफारत खाना है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उस जगह पर जहां पर ये हादसा या है कि जो हमला हुआ, तालिबान ने हमला किया और जो सिद्दीकी साहब है उनकी डेथ हुई, तो वहां अभी भी लड़ाई चल रही है दो ग्रुप के बीच में और ये बड़ा चैलेंज है। हालांकि हिंदुस्तानी हुकूमत भी और जो भारतीय दूतावास है काबुल में, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से उस डेड बॉडी को लाया जाए। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी ग्राउंड पर वहां पर है और इस मेल के जरिए जो हमने ये देखा भी और आतिफ रशीद ने बताया, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन अभी वहां खराब है और चैलेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। चैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और इस चैलेंज के साथ कैसे हमारी गवर्नमेंट अफगान गवर्नमेंट के साथ तालमेल बिठा पाएगी, वहां से दानिश सिद्दीकी की जो डेड बॉडी है वो कब तक वापस आएगी, ये भी देखना होगा। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह से तशद्दुद जारी है, वहां की आवाम का क्या होगा, ये भी सवाल बना हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। शेख इरफान साहब के पास चलेंगे। शेख इरफान साहब, अमेरिकी सेना हटने के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज की जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया सामने आया है, वैसे तो ये तमाम लोग ह्यूमन राइट्स की पैरवी करते हैं, लेकिन जब बात तालिबान अफगानिस्तान की आती है, वहां की आवाम की आती है, फिर ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या एक मजबूत मुल्क को सामने आने की जरूरत नहीं है इन लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए इंटरनेशनल मंच पर? उनकी तो जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। और आपने देखा कोरोना पैंडेमिक में जिस हिसाब से हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो पैंडेमिक है ये लैब में बना हुआ है, और बहुत सारे इस तरह के थ्योरीज भी आए। तो कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा पावरफुल मुल्क सब मिल करके एक स्टेप नहीं ले पाए वो आज तक कि वो चाइना को कुछ बता सके या चाइना को समझा सके। आई मीन दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। सवाल ये उठता है कि आज अगर इस रीजन में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे बच्चों के स्कूल में ब्लास्ट हो रहा है, जहाँ पे बच्चियों को
सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उनको पढ़ने नहीं देना है, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाए। किस इस्लाम की बात कर रहे हैं, किस कुरान शरीफ को हम सब फॉलो करते हैं? वन कुरान इन द होल वर्ल्ड, और उसमें द फर्स्ट वर्ड इज़ इकरा। इकरा मीन्स रीड, पढ़ो। उस पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह की एक रिलीजियस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, रिलीजन को यूटिलाइज करके उसके माध्यम से RDX यूज़ किया जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इस्लाम में इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल जगह ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो सभी स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ को एक साथ मिल करके इस दहशत के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, और ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कहीं पे भी टेररिस्ट एक्टिविटी की बात आती है, टेरर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसको इस्लाम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज़ मिल करके इसको रेजिस्ट नहीं करते तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली वो मैसेज जा ही नहीं सकता कि इस्लाम हेटरेट के ख़िलाफ़ या टेररिज्म के ख़िलाफ़ खड़ा है। इस बात को प्रूव करने के लिए आप सबको मिल करके एक साथ आना पड़ेगा। एंड वी नीड नॉट वेट फॉर रशिया और अमेरिका कि वो आएंगे तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुल्क हैं, ताकतवर है, न्यूक्लियर पावर है, करना चाहिए एक पॉजिटिव काम इस प्लेनेट को बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास एक ही अर्थ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरा अर्थ भी तैयार है कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो आप दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। वी हैव जस्ट वन प्लेनेट एंड वी ऑल नीड टू सेव इट। UN भी चुप है पूरे मामले पर, कैसे चलेगा अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो? इसमें तो देखिए सारे यूथ को ऑल ओवर द ग्लोब, सारे यूथ को आपको, क्योंकि ये जो साइबर स्पेस है ये बहुत पावरफुल स्पेस है। फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसके थ्रू आपको पूरे दुनिया के जो यूथ है उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, उनके भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो जब घर से प्रेशर पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, जब उनके बच्चे खुद कहते हैं, उनके फैमिली की तरफ से जब बात आती है, तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई काम वो गलत कर रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पावरफुल हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को आप ठीक करेंगे। ये बात मेरे ख्याल से पुतिन साहब को भी समझ में आएगा, ये बात बाइडेन साहब को भी समझ में आएगा। एंड ऑल दोज पीपल हु क्लेम टू बी पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे नीड टू एक्ट। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, आपको लगता है एस जयशंकर ने, जैसे कि अभी दौरा किया है, कुछ रोज पहले की ही बात है, 3 दिन के दौरे पर थे, रूस गए, इससे पहले वो तेहरान गए बीच में। इब्राहिम रईसी, ईरान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इब्राहिम रईसी क्या इस मौजू पर कुछ मीडिएटर का काम कर सकते हैं? उनकी तरफ से कुछ गुंजाइश? देखिए, जहाँ तक मीडिएशन की बात है, चीजें तो एक मुल्क से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ईरान जो है, अभी तो उनको अपने सारे अंदरूनी मामला खुद हैं, उनको तो अभी अमेरिका से बातचीत करनी है, उनके तो अपने भी इंटरनल जो मॉडरेट है अभी उनको टैकल करना है। अभी उनके अंदर इतनी सारी क्राइसिस है कि उनको तो अगर उनसे ये उम्मीद करें कि अभी आते ही, अभी उन्होंने शायद मेरे ख्याल में ओट तक नहीं ली है, तो अभी उनके अपने सारे अंदरूनी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहरहाल उनकी भी, ईरान की भी परेशानी या उनकी भी जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, वो उसी तरह हिंदुस्तान की है। बहरहाल मतलब ईरान भी एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है तालिबान के राइज का। उनकी जिस तरह से पिछले 20 साल से तालिबान ने वक्तन फवक्तन वहाँ पे रेड डाली, अटैक किया वहाँ के। अगर हमें आपको याद हो तो उनके अच्छे खासे एक डिप्लोमेट को लोगों ने बहुत पहले मारा और अभी था उनकी जान भी ली थी। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ईरान बहुत फ्रंट पे होगा बहरहाल, लेकिन ईरान इस लीग को ज्वाइन कर सकता है जो ताकतें मीडिएट करना चाहती हैं। और जब हम मीडिएशन करते हैं तो ये नहीं कह समझते कि हम तालिबान को दरकिनार कर देंगे। तालिबान को हम किस तरह से यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कहा कि हम तालिबान की लेजिटिमेसी उस वक्त रखते हैं क्योंकि जब तक कि वो ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जब मीडिएशन की बात करते हो तो ये मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह का मीडिएशन। बहरहाल तालिबान वहां पे एक एंटिटी है, एक रियलिटी बन चुकी है, लेकिन तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिस तरह से निगोशिएट करेगा, जिस तरह से अकोमोडेट करेगा, उसको हमारे आपके हाथ में नहीं कि हम उसको रिजेक्ट करते हैं। सत्ता ने जब गुफ्तगू कर ली तो हमारे आपके कहने से कि मीडिएट ये करना बिल्कुल बिलावजा की बातें ये सर है। सवाल दरअसल ये है कि तालिबान किस तरह का, किस हद तक आपको मॉडरेट कर सकता है
और किस बिना पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक नॉर्मल एंटिटी की हैसियत से वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकता है, और जो एक पीसफुल इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर है, जो स्टेबल ऑर्डर बनाने की कोशिश है, उसमें किस हद तक अपना रोल प्ले कर सकता है, बजाय ये कि उसको डिस्ट्रक्ट करे, बजाय कि चीजें को डिस्टेबलाइज करे। उसको एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की हैसियत से उसको अपना किरदार अदा करना होगा। बात इस पे होगी, बात ये मीडिएट करना और उसको हम ये कहें कि नहीं तालिबान ये तालिबान वो, ये सब चीजें बिल्कुल बेमाने हैं मेरे लिए। ठीक है संजय कुलकर्णी साहब, आपसे सवाल, अफगानिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, 85,000 लड़ाके तालिबान के बताए जा रहे हैं, 52% जो है इलाकों पर वो कब्जा कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। आपको लगता है इम्कान है कि गृह युद्ध छिड़ने वाला है, और गृह युद्ध छिड़ता है तो नुकसान किसका, वहां की आवाम का? कैसे मसला हल होगा? या आपने बहुत पूछा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। वहां पर पिछले 250 साल से पठानों का रूल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पर लेकिन जितने अफगानिस्तान में पठान है उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा है पठान होने के नाते, और पाकिस्तान खुद नहीं चाहता है अंदर कि पख्तूनिस्तान बन जाए। इसलिए पाकिस्तान खुद चाहता है एक एज ए डीप स्टेट, उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, जिसमें वो पूरे के पूरे जितने भी उन्होंने ट्रेन किए हैं तालिबानी, सारे के सारे पाकिस्तानी और उधर अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। इस तरह के हालात जो है, जो आप ठीक कह रहे हैं, हालात गृह युद्ध की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन हम लोग बार बार ये कहते हैं, अब मुझे बताइए पिछले 20 साल से ये तैयारी करने की कोशिश की है अमेरिका ने, नाटो फोर्सेस ने, भारत ने मिलकर के, कि वहां पे अफगान गवर्नमेंट बने, अफगान नेशनल आर्मी हो। तो 3 लाख 3.5 लाख की फौज है उनके पास, आज की तारीख में हवाई जहाज हैं उनके, आज की तारीख में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी वो ये जो तालिबान फाइटर्स हैं उनके सामने घुटने टेक रहे हैं और भाग जा रहे हैं। क्यों बेबस है अफगान सरकार? क्या लगता है आपको, क्यों बेबस है अफगान सरकार? सब चीज है, हथियार है आपका, पर फोर्स है, बावजूद इसके आप बेबस हैं वहां? कारण एक ही है, क्योंकि जो लीडरशिप है वो लीडरशिप नहीं है इनके पास। वो जो जज्बा है अफगान नेशनल आर्मी में, इतना ट्रेनिंग देने के बाद वो नहीं है। वो जज्बा और जो लीडरशिप और इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन जो है तालिबान में, उसका मुकाबला नहीं। प्लस तालिबान कहने के लिए तालिबान है जिसकी आबादी उनके पास शायद 70,000 1 लाख फाइटर से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन पूरा एक स्टेट पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान को फंडिंग चीन कर रहा है, पाकिस्तान को फंडिंग बाहर से आ रहा है। तो इस तरीके से जब इनके साथ खड़े हैं लोग, तो क्यों नहीं? तालिबान अकेला क्या कर लेगा? कुछ नहीं, 70,000 फाइटर्स हैं। संजय जी, ये कहावत भी मशहूर है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसमें गिरता है। भले ही तालिबान के साथ पाकिस्तान अभी गठजोड़ कर ले, लेकिन आपने देखा होगा कि जब तालिबान का कब्जा था, किस तरीके से पाकिस्तान को भी उसने झकाने की कोशिश की थी, उस पर भी अपना रूल नाफिज करने की उसने कोशिश की थी। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए। पाकिस्तान ने किस तरीके से, आप देखिए ट्रंप ने क्या कहा कि हमने इनको अरबों डॉलर दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने हमको बुद्धू बनाया। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर क्यों घुसा? ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, क्योंकि 9/11 उसने किया। ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बगल में रहता हुआ पाया गया। तो इस सबसे पता है, आप देखिए अमेरिका क्यों पुल आउट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका सोचता है कि उसके कंधे से दुनिया गोली चला रही है, उसके कंधे उसके हैं और सब मौज कर रहे हैं। और कौन मौज कर रहा है? चीन मौज कर रही है। चीन के भी $3 बिलियन निवेश है अफगानिस्तान के तांबे के माइंस के अंदर। चीन क्या चाहता है? वहां से रेयर मटेरियल निकालो, रिसोर्सेज निकालो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में से गैस ले जाओ, एनर्जी ले जाओ। इसलिए अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर के अंदर घुस करके सड़कें बनाने की कोशिश, तो सबको मालूम है। अब चीन को लग रहा, पहले क्यों चीन को अमेरिका के बरखलाफ था, आज क्यों चीन आवाज उठा रहा है कि अमेरिका निकल गया है, निकलना नहीं चाहिए था। उन्होंने इस तरीके से इंस्टेबिलिटी कर दी। अब अगर मैं अमेरिकन के नाते बोलूं, क्यों इंस्टेबिलिटी कर दी? मेरे आदमी क्यों मारे जाए? मेरे कारण क्यों आप लोग करते रहे? अरे आपको मैंने ट्रेनिंग दिया, आपको सब कुछ दिया, सब कुछ करने के बाद आप खड़े नहीं हो रहे, आप दूसरों के साथ खड़े हो रहे। तो मुझे लगता है अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लिया है। और ये सेल्फिश हो या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लिया है।
हमारे आदमी क्यों मारे जाए, और जो वहां पे हैं वो लड़ने को तैयार नहीं। वहां की जो सरकार है वो कहती है नहीं नहीं, आप देखिएगा जिससे फूड नहीं, वहां पे खाने को नहीं है, वहां पे एम्युनिशन नहीं है, पेट्रोल नहीं है नॉर्मल सरकार को। क्यों? क्योंकि तालिबान ने सब जगह से कट ऑफ करके रखा है। उज्बेकिस्तान से उनका कंट्रोल हो गया, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के साथ उनका कंट्रोल है, तजाकिस्तान बॉर्डर के साथ इनका कंट्रोल है। इस तरह के कंट्रोल करने के बाद और कौन मदद कर रहा है, तालिबान की मदद कौन करे, वो देखने वाली बात है। पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान हमेशा करता है। उसकी मदद कौन कर रहा है? चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतें अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं। अगर अफगानी खुद इस बात को ना समझे, क्या प्रतिशत है तालिबान का उधर और क्या प्रतिशत है पठानों का उधर? कुछ भी नहीं, 42%, 58% तो बाकी है। सब मिलकर के लड़ सकते हैं, बिल्कुल मिलकर लड़ सकते हैं और मसले का हल कर सकते हैं। लास्ट कमेंट इरफान साहब आपसे मैं चाहूंगी। इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। आई वुड लाइक टू इंडोर्स दिस कि आज पूरे दुनिया को ये देखना है कि हिंदुस्तान का क्या रोल है जी एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। इरफान साहब आपको रोकना चाहूंगी, शोएब रजा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जी शोएब। देखिए शबनम, एक अहम खबर आ रही है कि डेड बॉडी मिलने की उम्मीद जगी है और कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। क्या खबर है आतिफ रशीद बताएंगे, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन के। क्या मेल आपको आया है दूतावास? देखिए हमारे माइनॉरिटीज कमीशन की डायरेक्टर धनलक्ष्मी की अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सोनल अग्निहोत्री जो कि काउंसलर हैं अफगानिस्तान में, उनसे अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डिटेल हुई है। सोनल अग्निहोत्री ने हमको ये जानकारी दी है कि वहां पर एक एग्रीमेंट हो गया है। उस एग्रीमेंट के तहत जो जिन दो लोगों के बीच में वॉर चल रही है वहां पर बॉडीज एक्सचेंज का एग्रीमेंट हो गया है। उस एग्रीमेंट के तहत अगले 2.5 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि काबुल से कंधार का रास्ता जो है तकरीबन 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी के एहलकार वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी वहां पर जो हमारा दूतावास है वो भी शट ऑफ हो रखा है, इस वॉर की वजह से बंद हो रखा था। हमारे एहलकार वहां पहुंच जाएंगे। हमारी एम्बेसी के लोग लगातार वहां पर तालिबान और अफगान फोर्सेस से लगातार कोऑर्डिनेशन में है इस सारे मामले को लेके। अगले 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमारे लोग वहां पहुंच जाएंगे और इस बॉडी एक्सचेंज में दानिश सिद्दीकी का जनाजा मैयत हमारे जो भारतीय दूतावास के एहलकार हैं उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है। ये बहुत बड़ी खबर, आपकी वालिद साहब से बात हुई, जानकारी आपने शायद उनको दी? मैंने उनको ये खबर दे दी है, बल्कि मैंने अपनी माइनॉरिटीज कमीशन की डायरेक्टर धनलक्ष्मी जी की उनसे फोन पर भी बात करा दी है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अहम खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां दोनों जो ग्रुप जिनके बीच लड़ाई हो रही है वहां जो शव को लेकर एक्सचेंज का जो एग्रीमेंट है वो हो गया है। और आतिफ रशीद बता रहे थे कि अगले 2.5 से 3 घंटे में जो अधिकारी है काबुल से भारतीय दूतावास के वो कंधार पहुंचेंगे और बॉडी को अपने कब्जे में लेंगे। ये कम से कम इस लिहाज से देखिए पूरे ये परिवार के लिए, खानदान के लिए, दानिश सिद्दीकी के लिए ये एक राहत की खबर हो सकती है कि उनकी डेड बॉडी को जल्द ही हिंदुस्तान लाया जाएगा और उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इनफार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही संजय कुलकर्णी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सोचने वाली बात है, यहाँ पर सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। तालिबान की वापसी हो रही है और तालिबान कितना खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं है।